हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले दिनों हम लोग ने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन परागकण के कारक के बारे में समझे थे कि परागकण के कितने कारक होते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि स्वपरागन और परपरागन में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व किसका दिए? परपरागन का। तो क्या आज के दौर में परपरागन अधिकांश हो रहे हैं या स्वपरागन अधिकांश हो रहे हैं? तो सबसे अधिक हो रहे हैं परपरागन। क्यों परपरागन अधिक हो रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे कि परपरागन को ये हमारा जो वातावरण है, ये हमारा जो पर्यावरण है, ये परपरागन को क्यों इतना महत्व दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि परपरागन की वजह से ही नए जाति को उत्पन्न हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न गुण उसमें पाए जा सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी लेकर वातावरण जो है परपरागन को ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो स्वपरागन में भी परपरागन कैसे हो पा रहे हैं इस बात का जिक्र हम लोग अभी समझेंगे कि स्वपरागन वाले जैसे द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन होते हैं उसमें परपरागन नहीं होते, उसमें भी परपरागन होने के चांसेस कैसे बढ़ गए हैं, ये वातावरण में उसमें कैसे क्या क्या विकास किए हैं उस पर आज बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं वही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब परपरागन को होने के लिए क्या क्या युक्तियां जिस वातावरण ने विकास किए इसके बारे में। ये नेचुरली डेवलप हुए हैं, ये हम लोग और कोई आके नहीं किए हैं, आर्टिफिशियली रूप से नहीं। ये जो भी बातें भी होंगी ये नेचुरली सब हुए हैं, क्योंकि इवॉल्व हो रहे वातावरण विकसित हो रहे हैं। तो वो विकसित होने की वजह से वो भी परागन में भी विकसित किए कि स्वपरागन को कम कर दिया और परपरागन को अधिक कर दिए। तो कैसे अधिक कर पाए, क्या क्या विकसित हुए इस पर आज बात करेंगे। तो क्या वही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइस, कहने का मतलब ये हो गए कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अधिकतर पुष्प या पादप उभयलिंगी पुष्प तथा परागकण को उत्पन्न करते हैं। ये तो आप पढ़े थे कि पुष्प पादप होते हैं, उसमें उभयलिंगी अधिकांश पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, तथा परागकण का उत्पन्न होते हैं। आपको सभी में पता है कि पुष्प पादप में परागकण का निर्माण होता है, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। जब द्विलिंगी है तो उसी के वर्तिकाग्र के संपर्क में आने की ज्यादातर उसी वर्तिकाग्र के संपर्क में आएंगे। लेकिन वातावरण ऐसा परिवर्तन लाए कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंचकर किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते। तो कैसे पहुंचते उस पर बात करेंगे। तो उसी के लिए ही दिए गए वही प्रजनन युक्तियां, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइस या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस। निरंतर स्वपरागन के फलस्वरूप अंतःप्रजनन अवनमन होता है। अब अंतःप्रजनन अवनमन क्या होता है? अंतःप्रजनन अवनमन का मतलब ये होते हैं कि बीज का अच्छा क्वालिटी ना उत्पन्न होना, उसमें अच्छे से अच्छे जीन वाले बीज का उत्पन्न ना होना, जो वातावरण के अनुसार ना हो सके, इसी को हम लोग कहते हैं अंतःप्रजनन अवनमन। मतलब लैक ऑफ बायोलॉजिकल फिटनेस की कमी होना। वैसे भी जिसमें बायोलॉजिकल फिटनेस की कमी होना, फिटनेस आपको पता है, बायोलॉजिकल मतलब जीव के तरह से कह सकते हैं जेनेटिकली जो स्ट्रांग हो, जो सीड जेनेटिकली स्ट्रांग हो, जो इस न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, वैसे बीज के लिए हम लोग शब्द को प्रयोग करते हैं अंतःप्रजनन अवनमन। अंतःप्रजनन अवनमन का मतलब होते हैं कि अच्छा क्वालिटी का बीज ना उत्पन्न होना। तो अगर लगातार स्वपरागन होते रहेंगे तो क्या होंगे, अच्छे क्वालिटी का बीज का उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। उसके बाद पुष्प पादप में बहुत सारे ऐसे साधन विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागन को हतोत्साहित तथा परपरागन को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, ये मोटिवेट करते हैं परपरागन को होने के लिए। कुछ साधन जो है वो साधन क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन को होने के लिए मोटिवेट करते हैं और स्वपरागन को डिमोटिवेट करते हैं, इसको होने से रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं ये देखते हैं। तो इसके जो बहुत सारे साधन है उसमें से 5 साधन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डायकोगामी जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। दूसरा है हरकोगैमी जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगता। तीसरा है हेट्रोस्टाइली जिसको हम लोग बोलते हैं विषमवर्तिकात्व। चौथा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं स्व असमंजस। और पांचवा है यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी जिसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगता। ये 5 विधि हैं जिस वजह से जिस फ्लावर में पर स्वपरागन होना चाहिए उसमें इस 5 की वजह से ही परपरागन हो पा रहे हैं। चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम लोग एक पर डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए। तो हम लोगों ने ऐसे 4-5
व्यवस्था को देखे, साधन को देखे, जिसकी वजह से परपरागन हो रहे हैं। उन पांचों के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या थे? डायकोगैमी। डायकोगैमी को हिंदी में बोलते हैं भिन्न कालपक्वता। भिन्न कालपक्वता देखिए, भिन्न अलग अलग, काल मतलब समय, पक्वता मतलब मैच्योर, अलग अलग समय पर मैच्योर होना, अलग अलग समय परिपक्व होना, इसका अर्थ यही हुआ डायकोगैमी। तो इसके अर्थ क्या होते हैं समझते हैं? जब द्विलिंगी पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं। मान लेते हैं कि पुष्प, एक पुष्प है, उस द्विलिंगी पुष्प है, उसमें दोनों है, परागकोश भी है और वर्तिका, द्विलिंगी है तो दोनों होंगे ही होंगे। तो दोनों एक समय में परिपक्व नहीं होते हैं, अलग अलग समय परिपक्व होते हैं। परागकोश पहले परिपक्व हो गए और वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुए। जब परागकोश का परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो वर्तिकाग्र उस परागकण को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये उस वक्त मैच्योर नहीं रहते हैं। इस वजह से स्वपरागन यहाँ पे नहीं होने की चांसेस बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होंगे कि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाएंगे और परागकोश बाद में परिपक्व होंगे। वर्तिकाग्र जब क्षमता रहेंगे कि वो परागकण को स्वीकार कर सके, तब ये परागकण को छोड़ेंगे ही नहीं। जब ये परागकण को छोड़ेंगे तब ये ही परिपक्व नहीं रहेंगे। मतलब कोई एक परिपक्व रहेंगे एक साथ तो फिर स्वपरागन नहीं हो पाएंगे। दोनों को एक साथ परिपक्व होना होगा तब जाके ये स्वपरागन कर पाएंगे। इसीलिए ये डायकोगैमी जो है, ये स्वपरागन जिसमें हो रहे थे पहले, आज इसमें परपरागन हो रहे हैं। किसकी वजह से? डायकोगैमी की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं। परागकोश पहले मैच्योर हो जा रहे हैं, तो वर्तिकाग्र पहले मैच्योर हो जा रहे हैं। दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, जो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, जिस वजह से परागन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन? डायकोनोगैमी। प्रोटेंड्री, पुनपूर्वता, इसके मीनिंग क्या होते हैं? जब पुष्प में परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं, कि वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होंगे, उससे पहले परागकोश परिपक्व हो जाएंगे, तो इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे पुनपूर्वता। और इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलेंगे? पुनपूर्वी पुष्प, प्रोटेंड्रस फ्लावर। इसका उदाहरण है सूर्यमुखी, मालवेसी कुल, मालवेसी स्पीसीज के, मालवेसी एक फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज आते, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो मालवेसी हो गए, सूर्यमुखी के हो गए। ये सबों में क्या होते हैं कि उन लोगों का जो फ्लावर होते हैं वो द्विलिंगी फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, लेकिन उसमें परागकोश पहले परिपक्व होते हैं और बाद में कौन? वर्तिकाग्र परिपक्व होते हैं। इस वजह से परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते और स्वपरागन नहीं हो पाता है। चलिए, दूसरा है स्त्री पूर्वता, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोगैनी। प्रोटोगैनी, जब पुष्प में वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होता है, तब इस अवस्था को स्त्री पूर्वता कहते हैं। देखिए, पुनपूर्वता में क्या होता है कि पहले परागकोश परिपक्व हो रहे थे, लेकिन स्त्री पूर्वता में पहले क्या हो रहा है? वर्तिकाग्र परिपक्व हो रहे हैं। तो जब दोनों अलग अलग टाइम में परिपक्व होंगे तो परपरागन की संभावना बढ़ जाएंगे और स्वपरागन नहीं होंगे। इस अवस्था को क्या होंगे? स्त्री पूर्वता। किस अवस्था को? जब वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होंगे। इस प्रकार के पुष्प को स्त्री पूर्वी पुष्प कहते हैं। किस प्रकार के पुष्प के? जिस पुष्प में वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होते हैं और उसके कुछ समय के बाद कौन? परागकोश परिपक्व होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनस फ्लावर या फिर स्त्री पूर्वी पुष्प। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? स्त्री पूर्वता या फिर प्रोटोगैनी। तो यहाँ पर पहला वाला हम लोग डायकोनोगैमी को समझ पाए। डायकोनोगैमी क्या है कि ये परपरागन को होने में मदद करते हैं, स्वपरागन नहीं होने देते। स्वपरागन को कैसे नहीं होने देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, वातावरण के अनुसार, वातावरण जैसे जैसे बदलते गए तो ऐसे वैसे क्या है, प्लांट भी अपने कुछ कैरेक्टर को चेंज किए। कैरेक्टर चेंज कैसे किए? तो वो क्या चेंज किए कि वो एक ही समय में दोनों को मैच्योर होने नहीं दे रहे थे, परिपक्व होने नहीं दिए। एक समय अगर परिपक्व होंगे तो स्वपरागन हो जाएंगे, परपरागन नहीं होने देंगे। और अगर दोनों अलग अलग टाइम में परिपक्व होंगे तो स्वपरागन नहीं हो पाएंगे, परपरागन ही होंगे। तो इसीलिए ये परपरागन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? भिन्न कालपक्वता। ये स्वपरागन जिसमें हो रहे थे उसमें इसी की वजह से परपरागन हो पा रहे हैं। और भी देखेंगे, और भी 4 नाम लिखे हुए हैं, पहले इनको लिख लीजिए फिर और चारों की बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने डायकोगैमी समझे। अब जो है उसी का दूसरा, जिसको हम बोलते हैं हर्कोगैमी, उभयलिंगता, ये भी परपरागन को होने में मदद करते हैं, स्वपरागन को ये भी रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं देखते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक अवरोध होते हैं, जिस कारण से स्वपरागन नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि एक पुष्प है, उसमें दोनों, जैसे
परागपुष्प तथा वर्तिकाग्र दोनों एक ही जगह पर हैं और दोनों के बीच में कुछ बैरियर हो, मान लेते हैं ये एक परागकोश है और ये दोनों के बीच ऐसे कोई बैरियर लग जाए, नेचुरल बैरियर लग जाए, तो क्या होगा, इसका परागकण इस स्टिग्मा पर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, किसी और वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो ये स्वपरागन यहाँ भी रुक गया। इसी को हम लोग बोलते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब क्या है कि जो है दोनों के बीच में, वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध होंगे। वो अवरोध क्या, वो प्रकृति के द्वारा एक अवरोध है, जिस वजह से ये यहाँ से वहाँ नहीं जा सका। वैसा कि नहीं है कि लोहा का कुछ बैरियर लगा होगा, वो नेचुरल कुछ ना कुछ बैरियर है जिस वजह से नहीं जा पाते हैं। ऐसे पुष्प को उभयलिंगता पुष्प कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं या हर्कोगैमस फ्लावर कहते हैं, जिसमें दोनों के बीच में बैरियर पाए जाते हैं। चलिए, दूसरा हेट्रोस्टाइली, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम वर्तिकाग्र हिंदी में। ये हिंदी टर्म को थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इंग्लिश टर्म भी साथ में लिख देते हैं। तो हेट्रोस्टाइली क्या कहेंगे, कुछ द्विलिंगी पुष्प में वर्तिकाग्र तथा परागकोश की लंबाई की तथा स्थिति भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे केवल परपरागन होते हैं। मान लेते हैं कि दोनों का लेंथ, एक का लेंथ छोटा और एक का लेंथ बहुत बड़ा हो। मान लेते हैं कि ये परागकोश है और ये परागकोश है और ये वर्तिकाग्र है। अब यहां से जब परागकण निकलेंगे तो क्या होंगे, यहां तो नहीं पहुंच पाएंगे, हवा का झोंका जब जाएंगे तो नीचे की ओर और अक्सर जाएंगे, ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर ऐसा हो सकते हैं कि ऐसा ही होंगे, जैसे परागकोश अगर ऊपर में रह गए तो फिर दिक्कत होगा। दोनों की लंबाई भिन्न भिन्न होंगे, लंबाई छोटा बड़ा हो सकते हैं, तो इस वजह से वो स्वपरागन नहीं होने देंगे। एक की लंबाई छोटी और एक की लंबाई बड़ी, जैसे परागकोश की लंबाई छोटी और किसका, वर्तिकाग्र, जैसे आप कह सकते हैं पिस्टिल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, उसकी लंबाई बड़ा हो, अधिक हो, जिस वजह से परागकोश स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। उदाहरण चमेली के फूल में देखने के लिए मिलते हैं, ऑक्जेलिस के फ्लावर में देखने के लिए मिलते हैं। चौथा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्व असमंजस्य। स्व असमंजस्य ये क्या होते हैं, जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होते हैं, तब इस अवस्था को स्व असमंजस्य कहते हैं। इसको समझते हैं बढ़िया से। इसका उदाहरण है मटर और आलू। क्या है समझते हैं। देखिए क्या होते हैं कि जब अपने ही प्लांट के एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो क्या होंगे, जेनेटिकली समान होंगे। आपको लिखाए होंगे उसमें, जब दोनों में ये पिछले क्लास से बता रहे थे तो उसमें लिखाए होंगे कि जो है परागकोश अपने वाले को वो स्वीकार नहीं करते हैं। परागकण अपने जाति के होंगे, जैसे घर में ही मान लेते हैं, आप घर में रहते तो आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, यही आप कहीं गेस्ट बनकर जाते हैं तो आपका वैल्यू मिलता है। अगर आप ही के घर में कोई गेस्ट बनकर आते हैं तो उनका काफी वैल्यू होता है। उसी प्रकार ये भी जब जेनेटिकली समान होते हैं तो उसको ये ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ, जेनेटिकली डिफर होंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। इसी वजह से ये अपने परागकण को स्वीकार उतना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली जैसे डिफर होंगे इसी लेके। चलिए तो समझ पाए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होगा कि जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होते, दूसरे से होंगे, मतलब अपने वाले को वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि जेनेटिकली दोनों सिमिलर है। जेनेटिकली जब सिमिलर है दोनों एक दूसरे को वैल्यू नहीं देंगे, इसीलिए इसी को लेकर जेनेटिकली जब समान होते हैं तो वर्तिकाग्र उसके परागकण को स्वीकार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको भोजन प्रदान नहीं करते हैं। भोजन प्रदान नहीं करेंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, आगे जा भी नहीं पाएंगे। ये किसमें देखने के लिए मिलते हैं, मटर में, आलू में। तो समझ पाए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अभी हम लोग चार समझे, क्या क्या समझे, डाइकोगामी समझे, हर्कोगामी समझे, हेट्रोस्टाइली समझे और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी समझे। ये चारों क्या थे। इसके बाद एक और है यूनिसेक्सुअलिटी। ये चार जो है ये चारों असेक्सुअल को क्या इसको कह सकते हैं, स्वपरागन को रोक रहे हैं, परपरागन को होने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी क्या है। तो ये लास्ट जो है जो परपरागन को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो लास्ट क्या है, वो एक लिंगता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मोनोसेक्सुअल ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो
उसी में परपरागन ज़्यादा चांस होता है कि परपरागन हो। तो एकलिंगता का मतलब भी वही हुए जिसको हम यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डाइक्लिनी बोलते हैं। जब पुष्प में कोई एक जनन अंग होते हैं तब इस स्थिति को एकलिंगता कहते हैं। ये तो आप पहले भी जानते थे। ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको पता है। तो ये भी एक कारण है जो परपरागन को होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परपरागन को होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 5 कारक हैं। पांचों का नाम बताइए। डाइकोनोगेमी, हर्कोगेमी, हाइड्रोस्टाइली, उसके बाद इसके पहले बताया यूनिसेक्सुअली और एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये 5 बताएं। अब ये समझ में आ गए कि परपरागन आज के दौर में परपरागन सबसे अधिक हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ये 5 कारक का जो विकास हुए हैं इस वजह से परपरागन लगभग द्विलिंगी पुष्प में भी परपरागन हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पराग स्त्रीकेसर आकर्षण या सकर्षण। देखिए ये आपके बुक एनसीईआरटी बुक में ये सारे हैं और इससे कभी कभी 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ देते हैं पॉलन पिस्टल आकर्षण इंट्रैक्शन क्या है या पराग स्त्रीकेसर सकर्षण क्या है, 2 नंबर के पूछ भी देते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अब इससे पहले समझ गए थे कि क्या क्या हो रहे थे, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस बाह्य प्रजनन युक्तियां क्या क्या थे, 5 थे। 5 का नाम समझे, 5 के बारे में समझे। अब हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, पराग स्त्रीकेसर और सकर्षण। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के पास परागन की पहचान करने की क्षमता होते हैं। ठीक है, तभी तो वो पहचान कर पाएंगे ये अपने जाति के परागकण है, ये किसी और जाति के परागकण है। वर्तिकाग्र के पास बहुत सारे रासायनिक घटक होते हैं जिसमें मुख्य प्रोटीन होते हैं। जिसमें मुख्य क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो बहुत सारे आज साइंटिस्ट सब जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं वो सब जो हैं वो सबसे ज्यादा किस पर वो ध्यान ये दे रहे हैं कि वर्तिकाग्र कैसे उसका रासायनिक पहचान कर पाते कि अपना परागकण है। वो अपने अगर परागकण का पहचान कर पाएंगे तभी उनको पोषण प्रदान करेंगे, तभी उस परागकण को आगे जाने भी देंगे, नहीं तो वो वहां से अंदर जाने नहीं देंगे। तो अब जो है साइंटिस्ट इसी पर ये भी बहुत हद तक यहाँ पर भी बात कर रहे हैं हाइब्रिड सीड के लिए कि पता करें कि कैसे वर्तिकाग्र किस केमिकल के थ्रू परागकण का पहचान करते हैं। तो बहुत कुछ का पता भी चल गए हैं, बहुत कुछ का पता भी नहीं चले हैं। इसमें मुख्य क्या है? प्रोटीन है और कैल्शियम इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं रासायनिक घटक के लिए। एक पता चले भी और इसके बारे में खोज खबर हो ही रहे हैं, जानकारी हासिल कर ही रहे हैं। जब परागकण स्त्री केसर पर गिरता है तब स्त्री केसर उस परागकण का पहचान करता है कि वह परागकण अपने जाति के हैं या फिर या नहीं। वह परागकण अपने जाति का है या जाति के हैं या नहीं, और आनुवंशिक रूप से भिन्न है कि नहीं। अभी आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि आनुवंशिक रूप से सेल्फ इनकॉम्पिटिटिव में यही बात हो रहे थे कि आनुवंशिक रूप से भिन्न होना चाहिए। तो आनुवंशिक रूप में भिन्न होना चाहिए तभी जाकर ये उसको भोजन प्रदान करेंगे आगे जाके, ताकि वो विकसित करे और अंदर भ्रूण कोष तक पहुंच सके। यदि परागकण अपने जाति के नहीं होते हैं तथा अपने जाति के हो पर आनुवंशिक रूप से समान होते हैं तब वर्तिकाग्र उस परागकण को स्वीकृत नहीं करते हैं, उसे भोजन प्रदान नहीं करते हैं। अगर अपने नहीं होंगे, अपने जाति के नहीं होंगे तो भी उसको भी नहीं करेंगे, और अपने जाति के हैं पर आनुवंशिक रूप से समान होंगे तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अपने जाति के होंगे बट आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगे, आनुवंशिक रूप से कहने का मतलब दूसरे पौधे के होंगे, अपने ही जाति के दूसरे पौधे का अगर परागकण होंगे तो उसे स्वीकार कर लेंगे और परागकण करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ पाए। इसमें और 2-4 पॉइंट लिखना है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में, तो यहाँ इनको नोट कीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं हम लोग। इनको लिखिए। तो अभी हम लोग समझ रहे थे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है। यदि परागकण अपने ही जाति के हैं और आनुवंशिक रूप से भिन्न हो तो परागकण को स्वीकृति मिल जाते हैं। परागकण को स्वीकृति मिल जाते हैं। जब परागकण को स्वीकृति मिल जाता है तब परागकण अंकुरित कर परागनली में परिवर्तित हो जाता है। अब ये परागनली क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। परागकण परागनली में परिवर्तित हो जाते हैं। परागनली परागवर्तिकाग्र होते हुए भ्रूण कोष तक पहुंचता है और निषेचन करता है। वर्तिकाग्र पर परागकण के गिरने से लेकर बीजांड में परागनली के प्रवेश होने तक सभी घटना को पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ देते हैं।
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, तो वर्तिकाग्र पर देखिए, पहले परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचे, उसके बाद वर्तिकाग्र पर उसको स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिलने के बाद वो उसको भोजन मिले, भोजन मिलने के बाद वो किस में बदल गए, प्रागनली में बदल गए। प्रागनली फिर आगे चलकर कहाँ तक पहुंचते हैं, बीजांड के अंदर जाते हैं, बीजांड से भ्रूणकोश तक पहुंचते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं। तो ये सभी घटना को निषेचन होने तक की पहले मतलब प्रवेश तक, कहाँ तक प्रवेश, बीजांड में प्रवेश तक की घटना को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये आपका दो घटना भी हम लोग समझे। इससे सबसे पहले हम लोग क्या समझे, पहले हम लोग समझे कि कैसे पर परागन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके क्या क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने वाले ये प्रोसेस हैं, तो 5 प्रोसेस समझे हम लोग। उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को समझे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पता है कि स्टिग्मा के पास, वर्तिकाग्र के पास पॉलन का पहचान करने के लिए उसके पास बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। तो उससे वो पता कर पाता है कि ये परागकण अपने जाति के हैं या किसी और जाति के। अगर अपने जाति के हैं और आनुवंशिक रूप से भिन्न है तो उसको वो स्वीकृति देंगे, और अगर अपने जाति के नहीं, अपने जाति के हैं और आनुवंशिक रूप से भी समान है तो उसे वो स्वीकृति नहीं देंगे। अगर किसी अन्य जाति के परागकण है तो उसे भी वो स्वीकृति नहीं देंगे। तो जैसे वो स्वीकृति देंगे, स्वीकृति मिलने के बाद उनको पोषण देंगे। वर्तिकाग्र जो है परागकण को पोषण देंगे ताकि परागकण प्रागनली में परिवर्तित हो सके। परागकण प्रागनली में परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्रागनली जो है वर्तिका होते हुए कहाँ, बीजांड और भ्रूणकोश तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे निषेचन होगा। तो पहुंचने तक की क्रिया मतलब परागकण को वर्तिकाग्र पर गिरने से लेकर कहाँ तक, बीजांड तक पहुंचने की पूरा सभी घटनाएं को या सभी क्रिया को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या समझेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कह सकते हैं कि ये घटना खत्म हो गई, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर होगा। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग समझ गए। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, और इस पर थोड़ा और भी बात करेंगे नेक्स्ट डे कि प्रागनली कैसे डेवलप हुए, परागकण से प्रागनली कैसे डेवलप हुए, इस पर भी हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।